अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अपने पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मुतल्लिक जितनी भी थ्योरी थी वो सारी की सारी मुकम्मल कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 12 की मशक का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में हम कसीरुल इंतखाबी सवालात से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करना सीखेंगे। एक लेक्चर में सिर्फ 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात का मतलब ये है कि ये कसीरुल इंतखाबी सवालात सिर्फ अबारत पढ़ के ही जवाब नहीं आ जाएगा, बल्कि एक मुकम्मल अंदाज से हम सीखेंगे कि इस सवाल को हल किस तरह से करना है। ना सिर्फ कसीरुल इंतखाबी सवाल की नज़र में बल्कि मुख्तसर सवालात में भी अगर पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से इसका जवाब देंगे, और ना सिर्फ मुख्तसर सवालात में बल्कि तफसीली सवालात में भी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपने उसका जवाब किस तरह से देना है। तो आज के लेक्चर में जो 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ने हैं उनको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने तारुफ में बता दिया है कि हमने आज से शुरू करने हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। सवाल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जब भी कसीरुल इंतखाबी सवालात करते हैं, एक ही नसीहत आपको करता हूँ कि आपने फ़ौरन से ऑप्शन सही देख के उसको ठीक तसव्वुर नहीं कर लेना, बल्कि हर ऑप्शन को बारी बारी तमाम तसव्वुरात उस पर इतलाक़ करने हैं और उसके बाद आपने जाके 100% जब यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन, ये जुज़ ठीक है, तो तब ही आप उसको ठीक निशान लगाएंगे, नहीं तो गलती के इम्कानात हमेशा मौजूद रहेंगे। तो चलें पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमसे पूछा यह जा रहा है कि रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान मुंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पे जो अहम लफ्ज़ है वो है रिफ्रैक्शन। सारे तसव्वुरात रिफ्रैक्शन के जो हैं उसको अपने जहन में दोहरा लें कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। जो इंतखाबात हमें दिए गए हैं वो हैं सिमत, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ। अब आपने बताना है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो रिफ्रैक्शन के दौरान तब्दील नहीं होती। तो चलें पहले ऑप्शन से अपनी बात शुरू करेंगे कि क्या रिफ्रैक्शन के दौरान वेव की सिमत तब्दील होती है या नहीं। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कोई ग्लास जार है। इस ग्लास जार को इस तरह से बना रहा हूँ कि इस ग्लास जार में ऊपर वाली जो सतह है वो पहला मीडियम है और ग्लास के अंदर ये दूसरा मीडियम है। फ़र्ज़ करें कि पहला मीडियम हवा है और दूसरा मीडियम ये ग्लास या शीशा है। अब जैसे ही रोशनी की रे इस मीडियम में दाखिल होगी तो ये अपने असल रास्ते से हट जाएगी। किस तरह से? असल रास्ता तो इसका होना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन अगर मैं इस सतह पे एक नॉर्मल बना दूं, नॉर्मल इस तरह से बनेगा, तो आप जानते हैं कि जब रोशनी लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से मुड़ जाएगी और अब आप देख सकते हैं वाज़िया तौर पे कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और इसने वाज़िया तौर पे अपना रास्ता तब्दील किया है, अपनी सिमत तब्दील की है। तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन के दौरान कुछ तब्दील हो या ना हो, सिमत तो हर सूरत में तब्दील होगी और इसको हम अब वाज़िया तौर पे देख भी चुके हैं। अब इसको इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, और अगर ये दोनों एंगल्स, दोनों ज़ाविये अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी सिमत तब्दील कर ली है। तो ये वाला जो हमारा पहला ऑप्शन था वो तो जी गलत हो गया कि इसकी सिमत तो नहीं हो सकती, कि जो तब्दील नहीं होती, कोई और ऑप्शन हो सकता है। चलें स्पीड की जानिब आते हैं। स्पीड किस तरह से पता चलेगी कि ये तब्दील हो रही है या नहीं। कॉन्सेप्ट रिवाइज करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है रोशनी में स्पीड
और मीडियम में स्पीड की निस्बत के। यहाँ पे C क्या है? C है खला में रोशनी की स्पीड और V क्या है? V है मीडियम में रोशनी की स्पीड। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ कुछ इस तरह से की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है खला में रोशनी की स्पीड और मीडियम में रोशनी की स्पीड की निस्बत के। अब इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्शन का अमल कार फरमा है, उसमें जब मीडियम तब्दील होगा तो स्पीड भी तब्दील होगी, और अगर स्पीड तब्दील हो गई है तो हमारा बेजुज़ भी गलत हो गया। हम कहेंगे कि स्पीड भी एक जैसी नहीं रह सकती, स्पीड भी हर सूरत में तब्दील होगी। तो चलें हम चलते हैं उसकी वेवलेंथ की जानिब। आप जानते हैं कि हमारे पास एक मशहूर ज़माना फार्मूला है v बराबर है एफ लैम्डा। अब मैं ये कह चुका हूँ कि स्पीड तब्दील हो रही है, फ़र्ज़ करें कि रिफ्रैक्शन में स्पीड कम होती है। अब अगर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ भी कम हो रही है। और ये बात आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ी थी? जी हाँ, आपने सबसे पहले ये रिपल टैंक में पढ़ी थी। और रिपल टैंक में मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि किस तरह से पानी की वेव जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो अपनी स्पीड बदल लेती हैं और स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी उनकी तब्दील हो जाती है, वेवलेंथ भी छोटी हो जाती है। लेकिन इस सारी कहानी में एक चीज़ कांस्टेंट रह रही है और वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी रहेगी चाहे हालात जैसे मर्जी हों। फ्रीक्वेंसी एक होने का मतलब है कि रोशनी अपना रंग एक जैसा रखेगी, उसका रंग तब्दील नहीं होगा, उसकी रंगत तब्दील नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ वाला जो ऑप्शन था ये भी गलत तस्वुर हो गया। तो अब जब सारे ऑप्शंस गलत हो गए तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ठीक बचा जो कि है जुज़ जीम। तो हम कह देंगे कि ये जीम जुज़ इस सवाल का बेहतरीन जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कसीरुल इंतखाबी सवाल जो कि पहला था बड़ी तफसील से बता दिया है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी तो बेटा जी, हम पहुँच चुके हैं आज के दूसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। बज़ाहिर तो ये कसीरुल इंतखाबी सवाल है लेकिन हकीकतन ये एक हिसाबी सवाल है। तो यहाँ से एक बात तो वाज़िया हो गई कि हिसाबी सवालात ना सिर्फ आपसे मुख्तसर सवालात के अंदर पूछ सकता है, ना सिर्फ तफसीली सवालात के अंदर पूछ सकता है, बल्कि इसे कसीरुल इंतखाबी सवालात के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी से आप ये सवाल हल कर सकेंगे, और जितनी जल्दी से सवाल हल करेंगे तो उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इम्तिहान में 12 कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त होता है। तो आप जितनी जल्दी हल कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलें सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये मिरर 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक रियल इमेज बनाता है। जिस्म का फासला उस मिरर से क्या होगा? तो चलें जो मालूमात हमें इस सवाल की इबारत में दी गई हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले तो इस मिरर का रेडियस बता दिया गया है जी कि रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि रियल इमेज है, और रियल इमेज किसका बन रहा है? कन्वर्जिंग मिरर का। और आपको याद है कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर का दूसरा नाम है। तो अगर कनकेव मिरर है ये, तो सारी की सारी खसूसियात किसकी लगेंगी? यकीनी सी बात है कनकेव मिरर वाली खसूसियात ही लगेंगी। और कनकेव मिरर में इमेज अगर रियल बन रहा है तो क्यू जो कि इमेज की पोजीशन है, इमेज का फासला है, वो जमा में लिया जाएगा, मस्बत लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसी तरह से जो जिस्म का फासला है P, वो क्या होगा? वो तो हमने चलें मालूम करना है। और साथ ही साथ एक तीसरी चीज़ भी तो है, वो होती है फोकल लेंथ, कि जिस्म की जो इमेज बन रही है क्या वो हकीकत में फोकस हो रही है या फोकस होती हुई मालूम हो रही है। लेकिन चूंकि कन्वर्जिंग मिरर है यानी कि कनकेव मिरर है, तो इसका फोकस भी हकीकत में होगा, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। लेकिन फोकल लेंथ की तो कीमत हमें इस डाटा के अंदर तो नहीं दी गई। तो अब फोकल लेंथ की कीमत किस तरह से निकाली जाए? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला ऐसा मौजूद है जिससे हम फोकल लेंथ की कीमत निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला है हमारे पास फोकल लेंथ
बराबर है रेडियस बटा 2। और अगर रेडियस की वैल्यू आपको पता है वो आप दर्ज कर देंगे, जिससे फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये लें जी, हमारे पास ज़िंदगी हमारी आसान हो गई, क्योंकि हमारे पास अब 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें आ चुकी हैं और अब तीसरी चीज़ हम मालूम कर लेंगे अपने मिरर फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। हमें मालूम करना है P को, कि P यानी जिस्म का फासला क्या है, F भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, तो क्यों ना इसकी कीमतें दर्ज कर दी जाएं। तो 1/F की कीमत निकली जी 10 बराबर है 1/P बिल्कुल वैसे का वैसे ही, जमा Q की कीमत हमें दी है जी 30 सेंटीमीटर। अब हमें चूंकि P के लिए हल करना है तो बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा 1/10 और ये जमा का 1/30 इधर आके मनफी का 1/30 हो जाएगा। जो इजाफे कल ले लें, जो इजाफे कल लेने से जवाब आएगा जी 30। अब जैसे ही 30 को 10 पे तकसीम करेंगे आंसर आएगा 3, मनफी 30 को 30 पे तकसीम करेंगे 1/P बराबर हो जाएगा 3 में से 1 निकले 2/30। 1/P की जो कीमत आई वो आई 1/15। क्या मुझे 1/P की कीमत चाहिए? जी नहीं, मुझे तो P की कीमत चाहिए। तो P की कीमत के लिए मैं दोनों चीज़ों को उलट दूंगा, जैसे ही उल्टी जाएंगी तो ये 15 सेंटीमीटर मेरे पास जवाब बन गया। देखते हैं अब 15 सेंटीमीटर का हमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अलिफ नहीं, वो तो 5 सेंटीमीटर है। बे नहीं, वो तो 7.5 सेंटीमीटर है। क्या जीम? जी हाँ, जीम 15 सेंटीमीटर है। तो हम इस 15 सेंटीमीटर को दायरा भी लगा सकते हैं, इस पे टिक का निशान भी लगा सकते हैं। जो आपसे मांगा जाएगा आप उसी तरह से इस पे निशान लगा दीजिएगा। तो ये एक हिसाबी सवाल भी आपको मैंने हल करना सिखा दिया है। गलती अक्सर बच्चे ये करते हैं, वो जमा और मनफी के जो निशान हैं उसको भूल जाते हैं, उसको लगाना भूल जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह के सवालात हल करने लगें, पहले सारे के सारे जो अपने तसव्वुरात हैं उनका इतलाक करें कि कब चीज़ पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जिस्म रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो इस किस्म के सवालात आपके लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात का बाइस नहीं बनेंगे। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं मज़ीद एक कदम आगे और अब की बार हम करेंगे कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 3। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक जिस्म कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है, मिरर से बनने वाली इमेज की पोजीशन क्या होगी? जो मिरर से बनने वाला इमेज है वो किस जगह पे बनेगा? अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पे डायग्राम बना के देखा जाए। अब जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे और रटे से ही इसका जवाब आप याद कर लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रटा लगा के आप याद तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे इसकी कोई वजह पूछ लेगा तो आप वजह बयान करने से कासिर होंगे। और उसकी वजह ये होगी कि आपके जो तसव्वुरात हैं वो इस मिरर से बनने वाली इमेज की बनावट के लिहाज से वाज़िया नहीं है अपने ख्यालात के अंदर कि यह सवाल किस तरह से हल करना है। तो अगर आप वाज़ियापन चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी डायग्राम याद होनी चाहिए। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि हमारे पास कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है कि जिसकी बैरूनी सतह गैर हमवार होती है और अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है। और अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग है तो इसका मतलब है कि इसकी अंदर वाली सतह से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर कोई ना कोई इमेज बनाएगी। हम ये भी जानते हैं कि मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि अगर मैं इस पूरे मिरर को दायरे की फॉर्म में बना दूं तो उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, जिसके सेंटर को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता हूं। फर्ज करें कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर से पोल तक के दरमियानी फासले को आप जानते हैं क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो फासला है पोल तक का, इसको मैं नाम दूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एक जिस्म कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है। यहां तक बात बिल्कुल ठीक हो गई कि हमारे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई जिस्म पड़ा हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब अगर जिस्म बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है, अगर मैं इस रेडियस का हाफ कर दूं, इस रेडियस को मैं आधा कर दूं, तो जो चीज़ मुझे हासिल होगी उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। और ये भी हम जानते हैं कि प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के फासले को
फोकल लेंथ कहा जाता है। अब अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी हैं तो अब इस सवाल का जवाब देने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब अगर आपको ये याद है कि इमेज की बनावट के जो 3 अहम शराइत हमने पढ़ी थी, वो 3 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो आपको इमेज बनाना भी आ जाएगा कि इस मिरर से, कनकेव मिरर से इमेज किस तरह से बनेगा। एक बात तो तय है कि बनने वाला इमेज रियल होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि रेज हकीकतन किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी। अब अगर इस जिस्म से बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रोशनी की रे आई है तो हम जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे होके गुजरे तो वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरती है। अब जैसे ही प्रिंसिपल फोकस से गुजरी तो ये रोशनी की रे इस जगह पे आगे बढ़ती चली जाएगी। क्या कोई इमेज बना? जी नहीं, इमेज नहीं बनेगा जब तक कि 2 या 2 से ज्यादा रोशनी की रेज आपस में किसी एक पॉइंट पे मिल ना जाए। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर रोशनी की रे इस पोल पे आके पड़ती है तो इस पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद रोशनी की रे कुछ इस तरह से गुजरेगी। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारे पास 2 रेज आपस में मिल रही हैं और ये जिस जगह पे मिल रही हैं वो जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन 4 ऑप्शंस में से जो कि हमें दिए गए हैं, चलें उसको पढ़ भी लेते हैं। पहला हमें कहा गया है कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की जानिब बन रहा है इमेज? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है? जी बिल्कुल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, लेकिन अभी इसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी 2 ऑप्शंस बाकी हैं। जीम ऑप्शन में कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान बनेगा। अब ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर तो इसके दरमियान बनता तो हम कहते जी हाँ बिल्कुल इन दोनों के दरमियान बन रहा है, लेकिन सूरत हाल इससे बरक्स है। क्या फोकल पॉइंट इस जगह पे बन रहा है? जी नहीं, इस जगह पे भी नहीं बन रहा, बल्कि जिस्म का इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको मैं रिवाइज करवाता हूँ। आपको अगर याद है कि अगर ये वाला फासला f है तो ये वाला फासला क्या कहलाता है? 2f। और ये याद करें कि जब जिस्म 2f पे होता था तो इमेज भी तो 2f पे बनता था। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए ये सवाल को हल करना कोई भी मुश्किल बात नहीं रहेगी। मैंने वो सारे के सारे तसव्वुरात जो कि मैंने लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाए थे वो एक बार फिर उसका इतलाक करके आपके सामने डायग्राम भी बना दी, ताकि वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे कि जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं सुने, वो सिर्फ और सिर्फ मशक हल करने की जानिब आए हैं, उनके भी तसव्वुरात वाज़िया हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल भी समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो चलें हम सही ऑप्शन को टिक कर लेते हैं और वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा बेजुज़ बनता है तो हमने उसको टिक कर दिया, उस पे ठीक का निशान लगा लिया। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अब आप सीख चुके हैं कि कसीरुल इंतखाबी सवालात को आपने सिर्फ इबारत पढ़ के ही उसका कोई निशान नहीं लगा देना, बल्कि इबारत पढ़ने के बाद हर एक ऑप्शन को बड़ी तकनीकी अंदाज से देखना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ताकि आपके अंदर सोचने की सलाहियत भी बढ़ जाए और साथ ही साथ आपके इल्म में भी इजाफा होता चला जाए। आज 3 सवालात हमने सीख लिए हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम बकिया जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।